जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सुप्रीम क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग एक सफ़र तय करेंगे। इस सफ़र में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य से परमाणु तक। द्रव्य से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, परमाणु तक जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का आत्मा कहे जाने वाले चैप्टर परमाणु को फिनिश्ड करेंगे। ओके, तो मैं बात कर लूँ, ये जो परमाणु है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो परमाणु है हमारे अस्तित्व में कैसे आया। तो आपको पता होगा कि जो मनुष्य है सदियों से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, या अपने आसपास घटित घटनाओं और अपने आसपास दिख रही वस्तुओं को देखकर सदैव आश्चर्यचकित रहता था। इनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि हर वस्तु के बारे में सदैव जानने का प्रयास करता आ रहा है। मनुष्य की यही जिज्ञासा आज आप लोग देख ही रहे होंगे विज्ञान को किस मुकाम पर पहुंचा दिए। जिसको पहले हम चंदा मामा कह के पुकारते थे, कहते थे ना चंदा मामा आएंगे, दूध लेके आएंगे, कौन खाएंगे, आप खाएंगे। जिसको हम पहले चंदा मामा कह के पुकारते थे, आज मनुष्य वहां तक अपना कदम रख चुका है। मनुष्य की वही जिज्ञासा आज उसको एक उच्च मुकाम तक पहुंचा दी है। जिज्ञासा की इसी कड़ी में मनुष्य अपने आसपास दिख रही वस्तुओं को जानने का प्रयास किया। आखिरकार हमारे आसपास जो वस्तु दिख रही है उसको कहेंगे क्या, और उसको कहेंगे क्या, उसके साथ साथ ये बने कैसे होते हैं। तो इन सब प्रश्नों का जवाब इस लेक्चर को देखने के बाद सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम लोग परमाणु का जड़ पकड़ेंगे, परमाणु उत्पन्न कहाँ से हुआ है, आखिरकार परमाणु की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हमें समझना है। और अगर परमाणु को आप बेहतर तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो आपको आपके सामने दिख रहे टॉपिक पर पकड़ होना चाहिए। आपके सामने लिखा है द्रव्य तथा पदार्थ, मीन्स अंग्रेजी में बोले तो इसको मैटर एंड सब्सटेंस बोलेंगे। अब ये द्रव्य और पदार्थ होता क्या है। जनरली द्रव्य और पदार्थ का मीन एक ही समझा जाता है, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर होता है। उस सूक्ष्म अंतर को भी हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं द्रव्य क्या होता है। मैंने कहा कि जो मनुष्य है सदियों से एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, यह अपने आसपास दिख रही वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास सदियों से करता आ रहा है। जानने की इसी कड़ी में उसने अपने आसपास रखी वस्तुओं का अवलोकन किया और उसने पाया कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, वे कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। देख लीजिए अपने आसपास जो दिख रहा है वो स्थान घेरे होंगे। दूसरा कंडीशन, उसमें अपना एक विशेष द्रव्यमान होगा, मतलब वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्य। उसे वो क्या कहते हैं, द्रव्य। ओके, अब पदार्थ किसे कहेंगे। देखिए, जो पदार्थ होता है द्रव्य का एक प्रकार होता है। पदार्थ द्रव्य का एक प्रकार होता है। पदार्थ के अंदर कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे हर पदार्थ के अंदर एक निश्चित ताप होगा, हर पदार्थ का एक निश्चित आयतन होगा, हर पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होगा। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ होता है द्रव्य का ही एक प्रकार है, जिसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और एक विशेष संरचना होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस, पदार्थ बोलते हैं। ओके, तो आप द्रव्य और पदार्थ के बारे में समझ गए होंगे, उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे पदार्थ के बारे में। अंग्रेजी में बोले तो सब्सटेंस बोलते हैं। तो बिना समय गंवाए पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण क्यों किया गया। अब आपको लग रहा होगा भाई ये परमाणु पढ़ाने वाले थे, पढ़ा क्या रहे हैं, जड़ पकड़वा रहे हैं। जड़ जब तक आप नहीं समझ पाएंगे परमाणु क्या है, उड़ जाएगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो पहले जड़ को पकड़िए, परमाणु उत्पन्न कहाँ से हुआ है, परमाणु कैसे आया हमारे अस्तित्व में, इसको हमें समझना है। और इसको समझना है तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थ को मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है भाई भौतिक वर्गीकरण, अंग्रेजी में बोले तो फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में चर्चा हो रही है। पदार्थ को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अंग्रेजी में बोले तो केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया।
भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भाई भौतिक वर्गीकरण में आते हैं पदार्थ के 3 स्टेट्स, जिसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता होगा। एक होता है ठोस अवस्था मीन्स सॉलिड स्टेट, एक होता है द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट, और तीसरा है गैसीय स्टेट, गैस अवस्था, गैसीय स्टेट। ओके, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। पदार्थ के फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीजें आ जाती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में कौन नहीं जानता है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस क्या होता है? पदार्थ का वह अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, मीन्स दोनों निश्चित नहीं होते, इसको हम गैस बोलते हैं। अब रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या किया गया? रासायनिक वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। रासायनिक वर्गीकरण में देखिए क्या क्या बताया गया। पहला तो भाई तत्व, बोले तो एलिमेंट, और दूसरा भाई ये यौगिक, बोले तो कंपाउंड, और जो तीसरा वो मिक्सर है, मिश्रण। सॉरी अगर उधर नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, मिश्रण। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 चीजें आ जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रवीय अवस्था और गैसीय अवस्था। और जो ये रासायनिक वर्गीकरण है, केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। हमने देखो ठोस, द्रव, गैस के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा नहीं किया। तो चलिए इन तीनों टॉपिक्स पर डीपली से चर्चा करते हैं। और ये तत्व है, ये परमाणु से बहुत गहराई से संबंधित है, तो तत्व के बारे में डीपली से समझिएगा, ध्यान से। ओके, चलिए तो केमिकल वर्गीकरण, जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, उसका पहला जो है वो है तत्व, एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में समझते हैं। एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। प्यारे साथी, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, अब ये भी पदार्थ के बारे में बताया ना, निश्चित आकार, विशिष्ट गुण होते हैं, पदार्थ होता है, स्थान भी कहते हैं, द्रव्यमान भी होता है। हमने कहा कि इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिस पर आप कोई भी रासायनिक क्रिया करिए, कोई भी क्रिया कर लीजिए, उसको आप सरल अवस्था में नहीं बदल सकते, उसको आप सरल अवस्था में नहीं तोड़ सकते। और ऐसे ही पदार्थों को कहा जाता है तत्व। क्या कहा जाता है? तत्व। मतलब तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उसको दूसरे सरल रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं तत्व। ओके, समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आपने नाम सुना होगा कार्बन का, सी से लिखते हैं। आप नाम सुने होंगे ऑक्सीजन का, ओ से लिखते हैं। आप नाम सुने होंगे नाइट्रोजन का, आप नाइट्रोजन का नाम सुने होंगे, इसको यन से लिखते हैं। ये सब क्या है? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। इनको हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ पाएंगे। इसी को क्या बोल देंगे? एलिमेंट बोल देंगे, तत्व बोल देंगे। ऐसे बहुत से तत्व हैं। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्व तो हमें याद नहीं है, याद करना पड़ता है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही। तो तत्व के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। अंग्रेजी में बोले तो कंपाउंड। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं? ये जो यौगिक बनता है तत्वों से मिलकर बना होता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल जाते हैं, तो जो भी हमें सब्सटेंस मिलता है वह यौगिक कहलाता है। क्या समझे? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। और ये जो टॉपिक है परमाणु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप पढ़ेंगे परमाणु में ऐसे बहुत से मॉडल्स आए, बहुत से नियम आए जो इसको सिद्ध ना कर पाए। किसको? कि जो ये तत्व होते हैं आपस में क्यों जुड़ जाते हैं भाई, क्यों जुड़ते हैं भाई? इसी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। तो हम तो यौगिक की बात कर रहे हैं, आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर, ना लिखिए तो सही होगा, निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किस अनुपात में? निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। आप सुने होंगे जल H2O, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का दो परमाणु पढ़ेंगे ना अभी, हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलकर जल बनाते हैं। और जल है क्या? एक यौगिक। जल है क्या? एक यौगिक है। उसी प्रकार आप नाम सुनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। इसमें कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन दूसरा तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन के दो परमाणु कार्बन के एक परमाणु से मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ये दोनों क्या हैं? कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हैं। और ये जब एक निश्चित अनुपात में मिल गए तो क्या बना? यौगिक बना। क्या बना? यौगिक बना। ओके, चलिए, तो यौगिक के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स के बारे में, मिश्रण के बारे में। मिश्रण अंग्रेजी में बोले तो मिक्सचर। ये मिक्सचर क्या होता है? मिक्सर वो नहीं जिससे पीसते हैं, ये दूसरा मिक्सचर है, मिश्रण। देखो मिक्सर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है? मिक्सर बार बार निकल रहा है, पीसने का जिक्र कर रहा है। ये मिश्रण बनता कैसे है? हमने यौगिक में देखा कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, क्या मिलेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो मिक्सर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मिक्सर का निर्माण होगा। जैसे आप मिलाते हैं, आप करते क्या है? मिलाएं कभी? बालू ले लीजिए और लोहे का छीलन ले लीजिए, इनको आपस में मिला दीजिए। इनको आपस में मिलाएंगे तो जो बनेगा वही क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, जो बनेगा क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अरे भाई, यहाँ बालू और लोहे के छीलन को डाला गया जो दिख रहा था, अलग अलग इसको देख सकते हैं, तब भी मिश्रण बना। चीनी और पानी को आपस में घोल देंगे तो दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, समान रूप से फैल जाएंगे, तब भी मिश्रण बना। बिल्कुल, इसीलिए तो मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक घटक, अब घटक क्या है? बालू एक घटक, लोहे का छीलन दूसरा घटक, ये घटक है, उसके भाग है। तो बात हो रही है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जो घटक होते हैं वो समान रूप से घुले होते हैं, जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जनरली यही समझ आ जा सकता है। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक होते हैं समान रूप से घुले नहीं होते हैं, उसको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे लोहे का छीलन और बालू को आपस में मिला देंगे तो इससे जो भी मिक्सर बनेगा उस मिक्सर को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। उम्मीद है तत्व समझ गए होंगे, यौगिक समझ गए होंगे और मिक्सचर समझ गए होंगे। मुख्य रूप से इस अध्याय में जो चर्चा होगी वो तत्व पे ही संबंधित है। इससे पहले हमने कहा दो तत्व आपस में जुड़ क्यों जाते हैं, यौगिक क्यों बन जाता है। इसको समझने के लिए परमाणु हमें समझना होगा। क्या समझना होगा? परमाणु समझना होगा। तो चलिए उड़ के चलते हैं किसके पास? परमाणु के पास। किसके पास? परमाणु के पास।
पहले भी पदार्थ था, अब भी पदार्थ है। परमाणु का जड़ यही तो है, इसी को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक घिस नहीं डालेंगे, तोड़ नहीं डालेंगे पदार्थ को, तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। जब तक माफी ना मांग लेंगे भाई साहब छोड़ दो, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके चलिए, परमाणु के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अभी तुरंत। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि विज्ञान में होता क्या है। किसी एक वस्तु को ले लिया जाता है, उस पर कुछ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, परिणाम रिजल्ट, और उस पर नियम बनाए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक बार जो नियम बन जाए वो कभी गलत होगा ही नहीं। समय के साथ नियम भी बदलता है, समय के साथ नियम भी बदल जाता है, नियम भी गलत सिद्ध हो जाता है। और इस परमाणु नामक चैप्टर में आप बहुत से ऐसे नियमों को पढ़ेंगे जो समय के साथ गलत साबित हो जाएगा। तो ये मत कहिएगा कि ये नियम था, भाई नियम कैसे गलत हो गया। दूसरा प्रयोग किया गया होगा, दूसरा निष्कर्ष निकाला गया होगा, पहला नियम गलत हो गया होगा, इसमें मेरी क्या गलती है। सही, चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ परमाणु की, इसी से उत्पत्ति हुई है परमाणु की। बहुत से वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, वे अपने आसपास पदार्थों को देखते थे। अब ये तो पता चल गया ना कि जो हमारे आसपास दिखते हैं वो पदार्थ हैं, पदार्थों को देखते थे और आश्चर्यचकित में पड़ जाते थे। क्यों भाई? वो लोग ये सोचते थे कि ये जो पदार्थ होते हैं ये बना कैसे होता है, पदार्थ बना कैसे होता है। और यही जो जिज्ञासा थी हमें परमाणु तक ले जाएगी। यही हमारी जिज्ञासा कहाँ तक ले जाएगी? परमाणु तक ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग परमाणु तक। लेकिन जिज्ञासा को तो समझ लेते हैं, कौन कौन से वो महान लोग थे जो इस जिज्ञासा को आगे बढ़ाए। तो हमारे एक भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, और भी थे कुछ ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या बताया, ये दोनों लगभग एक ही दोनों के राय थे, भारतीय दार्शनिक और ग्रीक दार्शनिक। भारतीय दार्शनिक में महर्षि कणाद आते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, महर्षि कणाद। और ग्रीक दार्शनिक में आते हैं डेमोक्रिटस। ये थे भाई ग्रीक दार्शनिक में। इनके विचार क्या थे? इन दोनों के विचार लगभग मिल रहे थे। और इनका जो विचार आया 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले ही ये लोग ये बात बताए थे। कौन सी बात? अभी हमने बताया। देखिए, जो महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस थे, इन्होंने कहा क्या? इन्होंने ये कहा कि किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उसको विभाजित करते जाइए, तोड़ते जाइए। एक सीमा ऐसा आएगा, एक स्थिति ऐसी आपके सामने आ जाएगी जब आपको एक छोटा कण प्राप्त होगा और उस कण को आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाएंगे। क्या मैंने कहा? पदार्थ को विभाजित करते जाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, उस सीमा तक पहुंच जाएंगे कि छोटे जो कण आपके पास आएंगे उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर पाएंगे। और उसी को नाम दे दिया गया परमाणु। एटम। अच्छा बाबा, यही से उत्पत्ति हुई थी परमाणु की। पदार्थ की संरचना से उत्पत्ति हो गई परमाणु की। पदार्थ को तोड़ते जाइए, फोड़ते जाइए, फाड़ते जाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आप उसको और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे और वो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वही कहलाएगा परमाणु। ये दोनों वैज्ञानिक ने ये बात बता दी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बात बता दी। ओके। और इनके इस बात से हमें ये पता चला कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं परमाणु। मीन्स पदार्थ के संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। पदार्थ के संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। परमाणु है भाई। पदार्थ के संरचना की सबसे छोटी इकाई परमाणु। इतनी बातें ये लोग बता दिए। उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आते गए। एक तो भाई साहब ऐसे थे जो इसके बारे में अपना एक थ्योरी ही प्रस्तुत कर डाली। जानते ही क्या नाम था? डाल्टन नाम था। क्या नाम था? डाल्टन नाम था।
चलिए डाल्टन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस एटम के बारे में, इस परमाणु के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इसी बीच देखिए ये भी हमें पता चला कि जो परमाणु होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे संयुक्त परमाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण? संयुक्त परमाणु का। आपस में परमाणु जुड़ के क्या बनाते हैं? संयुक्त परमाणु। और उस संयुक्त परमाणु को हम लोग बोलते हैं अणु। परमाणु मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा अणु। और जब ये अणु आपस में मिलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, पदार्थ से। पदार्थ तक पहुंच जाएंगे। परमाणुओं से अणु बनता है और कई अणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ओके, मैंने कहा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो में हर वह जानकारी मिलेगी जो परमाणु से संबंधित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं डाल्टन। एक वैज्ञानिक थे भाई साहब, डाल्टन का परमाणुवाद। बोले तो डाल्टन लॉ, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स का नियम क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भाई में ये पता चल गया कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। अब इन्होंने कहा परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। यानी जो परमाणु होता अविभाज्य कण होता है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। पहली बात इन्होंने कहा। दूसरी बात देखते हैं। दूसरा बात इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं डाल्टन्स लॉ बताइए, तो ध्यान से बाबू, डाल्टन्स लॉ के बारे में। परमाणु अविभाज्य कण है। दूसरा बात इन्होंने ये बताया, परमाणु को हम बना नहीं सकते हैं, परमाणु को हम बना नहीं सकते हैं, और ना ही परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। नॉट मेकिंग, नॉट डिस्ट्रॉइंग, नहीं बना सकते हैं, नहीं उसको नष्ट कर सकते हैं। मतलब जो परमाणु होता है अविनाशित होता है। क्या होता है? अविनाशित। इसका विनाश नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी उत्पत्ति की जा सकती है। ओके, ये चीज। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि आप किसी एक तत्व को उठा लीजिए, क्योंकि भाई तत्व क्या है? पदार्थ के अंदर ही तत्व है। पदार्थ को वर्गीकृत किया गया था, उसी में तत्व आया था। तत्व भी भाई परमाणुओं से मिलकर ही बना है। ऐसा नहीं पदार्थ दूसरे चीज से, तत्व दूसरे चीज से, बिल्कुल नहीं। पदार्थ जिससे बना उसी से तत्व भी बना है, और तत्वों से यौगिक बना है, तो जाहिर सी बात है कि यौगिक में भी परमाणु होगा, है ना? बिल्कुल है। इन्होंने कहा कि किसी एक तत्व को उठा लीजिए। हमने उठाया कार्बन को, काले कार्बन को उठा लिया, परीक्षण किया, तोड़ फोड़ डाला, कहाँ तक पहुंचा? परमाणु तक पहुंचा। ये कह रहे हैं भाई, ये कुछ नहीं करें, यही कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं कार्बन को आप तोड़ेंगे और इसके अंदर परमाणुओं का जब अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, परमाणु को हमने देखा नहीं, माइक्रोस्कोप से देख लीजिएगा घर पे। जितने भी परमाणु होंगे इस कार्बन के अंदर, उनकी जो रचना होगी एक ही तरीके से होंगी, उनके जो आकार होंगे एक ही तरीके से होंगे, और इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे, इनके जो गुण होंगे वो भी एक ही जैसे होंगे। तीसरा चीज इन्होंने यही बताया कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं और उनके गुण भी एक ही जैसे होते हैं। गुण भी समान, रचना भी समान। किसकी? परमाणु की। किसके अंदर? एक तत्व के अंदर। अब आप दूसरा तत्व उठा लीजिए, ऑक्सीजन। इसके अंदर देखेंगे भाई ऐसा नहीं होता, मैं बना रहा हूँ बस समझाने के लिए, यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ देखो, यही बना रहा हूँ। ऑक्सीजन की बात हो रही ना, इसके अंदर जितने भी परमाणु पाए जाएंगे सभी एक ही तरीके से होंगे। अब त्रिभुजाकार नहीं होंगे, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी परमाणु एक ही जैसे दिखेंगे आपको, इनके जो क्वालिटी होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे एक ही जैसे होंगे ऑक्सीजन के। लेकिन अगर आप कार्बन को ले लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे, दोनों के परमाणुओं का जब तुलना करेंगे तो दोनों के परमाणु अलग अलग होंगे। मतलब यहाँ से इन्होंने ये बताया कि समान तत्व के सभी परमाणु समान होंगे और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होंगे, उनके गुण भी भिन्न होंगे। क्या बताया? एक तत्व के परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, असमान होंगे। आसमान नहीं, ऊपर वाले अलग अलग होंगे। ओके, हाँ, तो ये भी समझ में आया होगा। ये क्या था? डाल्टन्स लॉ था, डाल्टन का नियम। आपके क्लास के लेवल तक इतना ही है और इतना ही समझ जाइए, बहुत है। अब भाई इन्होंने नियम दिया और हमने कहा था कि नियम समय के साथ गलत होता जाता है। इन्होंने कहा कि
कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। चलिए भाई, उस समय तक तो ये सही था। समय बीतता गया, खोज होते रहे, इनके इस थ्योरी को गलत कर दिया गया। कैसे, बाद में चर्चा करेंगे। अब भाई परमाणु के बारे में विशेष, अच्छा भाई ये बताओ, परमाणु को आप देखे हैं? कई भाई पदार्थ को देखे तो परमाणु को भी देख लेंगे। अपने शरीर को देखते हैं, अपने अंदर की कोशिका को देखते हैं? नहीं देखते हैं, नहीं देखते ना। तो इसी प्रकार आप परमाणु को देखो, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चाहिए, तब हम देख सकते हैं परमाणु को। परमाणु बहुत छोटा होता है, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कर लेंगे तब भी उससे भी छोटा होगा। आप कई परमाणुओं को जब आपस में रखेंगे तब जाकर थोड़ा सा पतला सा आपके सामने परत दिखाई देगी। ओके, डाल्टन्स लॉ समझ में आया है? डाल्टन्स लॉ समझ में आया होगा। डाल्टन्स लॉ किससे था संबंधित? किससे? परमाणु से ही संबंधित। अब हमने कहा कि मनुष्य भाई बहुत सदियों से जिज्ञासु प्राणु, मानेगा नहीं, परमाणु को भी तोड़ेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक डायलॉग था, मूवी में देखे थे, कभी देखे नहीं थे, नाटक करवाए। परमाणु क्या होता है? पदार्थ की संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। जो डाल्टनवा था वो कह के चला गया था कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन और वैज्ञानिक थे वो माने नहीं इसकी बात। अब क्यों नहीं माने भाई? प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कह देंगे भाई वो गलत कहा था तो गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से प्रयोग करने पड़ेंगे, तभी विज्ञान मानेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आप बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते होंगे, कलम को लेते होंगे, बाल पे रगड़ते होंगे और कागज के पास ले जाते होंगे। कागज अपने आप आता होगा, आकर्षित हो जाता है ना। क्यों होता है? आवेश के कारण। आवेश की चर्चा थोड़ा हो जाए। चार्ज पे देखो, आवेश जो होता है पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश पदार्थ का एक क्वालिटी है। और जो आवेश होता है दो प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। किसी भी पदार्थ के अंदर जो दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। वास्तव में होता क्या, जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है, अभी आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ये निकल जाता है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। और भाई साहब, जब फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि भाई जब किसी पदार्थ को, जैसे कलम को भाई बाल से रगड़कर कागज के पास ले जाते हैं तो क्यों आकर्षित होता है। आखिरकार जो पेन है, कलम है, वो परमाणु से मिलकर बना है, ये तो बात है। तो भाई उन्होंने कह दिया कि जो परमाणु है वो आवेशित होता है। परमाणु के अंदर भी आवेश पाया जाता है। अब परमाणु के अंदर आवेश पाया जाता है, यही से ये जो डाल्टनवा का बतिया था वो धीरे धीरे गलत होने के कगार पर पहुंच रहा था। वो कह रहा था विभाजित नहीं कर पाएंगे तो आवेशवा कहाँ से आ गया, कहाँ से आई भाई साहब, उसी को समझते हैं। इसी बीच देखिए बहुत से वैज्ञानिक रिसर्च करते रहे। और मैं बात करूं 10th लेवल तक, तो 10th लेवल तक आपको बस इतना बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसका खोज कैसे हुआ ये आपको जनरली नहीं बताया जाता है। तो अगर आप 10th लेवल के हैं तो इस वीडियो में मैं भी वही काम करने वाला हूँ। बस आपको सिंपली बता दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो इसके लिए मैं लाने वाला हूँ आपके लिए अगला वीडियो। 11th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 12th के बच्चे भी उस वीडियो को भी तोड़ डाले, लोग छोड़े नहीं इसको। परमाणु को जब तोड़े तो इसके अंदर पता चला 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। किसके अंदर? किसके अंदर? परमाणु के अंदर, एटॉम के अंदर। ओके, तो कौन कौन से हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन। अरे भाई साहब, अभी अभी तो कहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, विभाजित नहीं कर सकते, तो फिर काहे को बोल रहा है बे कि परमाणु के अंदर 3 चीज पाई जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भाई साहब हम नहीं बोले थे, भाई डाल्टनवा बोला था, उसी को पकड़िए। नियम उसका गलत हो गया, ठीक है, उसी को पकड़िए, मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो भाई
परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण पाए जाते हैं। इसी पे चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, ऋणावेशित कण है, माइनस से डिनोट करते हैं और इसको ई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं? ये है क्या भाई? परमाणु के अंदर पाए जाने वाला कण है। जैसे ये परमाणु ले लो, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बोलने का नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ऋण आवेश होता है, उसको ई से लिखते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, प्लस चार्ज होता है और इसको पी से लिखते हैं। न्यूट्रॉन भाई कुछ नहीं, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं, उदासीन होता है भाई साहब। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। माइक में आप देखेंगे ये बना है न्यूट्रल, शांत है, खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है और इसको यन से लिख देते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उसको यन से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनका एक द्रव्य आवेश होता है, ये होता है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, 19 कूलाम, इतना आवेश होता है। ओके, और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, 1.602 इंटू 10 पावर प्लस 19 कूलाम आवेश होता है। किस पर भाई? प्रोटॉन पर ये आवेश है, मैंने कहा ऋण आवेश होता है कितना? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19। इस पे धन आवेश होता है 1.602 इंटू 10 पावर प्लस 19। ओके, किस पे? प्रोटॉन पर आवेश, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। ये भाई उदासीन है तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई, मिल कुछ नहीं इसके पास। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम। प्रोटॉन पर होता है जीरो नहीं है, 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। न्यूट्रॉन पर 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पदार्थ को तोड़ा तो परमाणु आया और परमाणु को तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया। और जो डाल्टनवा था उसका बतिया गलत हो गया। वो कह रहा था ना अविभाज्य है, लेकिन ये विभाज्य हो गया। अब भाई इसको कौन बताया कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है? तो बताते चलूं आपको, बताते चलूं भी। जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन है उसका खोज जे थॉमसन ने किया था। अब कैसे किया था आगे आओ बताते हैं, यहाँ नहीं अगले वीडियो में। जे थॉमसन। और आपकी क्लास के लिए इतना ही सही है, इतना ही बहुत है, 9th तक इतना ही। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है जो कि परमाणु के अंदर ही पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। प्रोटॉन पर भी इतना होता है आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, द्रव्यमान भी उसका होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। इतनी बातें समझ में आई? बोलो यस या नो। समझ में आई? बहुत लंबा समय लग गया, अभी खत्म ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और किस समस्या का समाधान करेंगे अभी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। भाई परमाणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे इसी परमाणु के अंदर। लेकिन कहाँ होंगे भाई साहब? बीच में इलेक्ट्रॉन होगा कि बीच में प्रोटॉन होगा? बीच में न्यूट्रॉन होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा? यही समस्या का समाधान अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। और उस समाधान को कुछ वैज्ञानिक करके गए हैं, मतलब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? परमाणु मॉडल। बहुत से वैज्ञानिक आए जो परमाणु के अलग अलग मॉडल दिए, उन्होंने इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की स्थिति को बताने का प्रयास किया। बहुत से वैज्ञानिक आए, थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए, और आपके क्लास में नील्स बोर का जो मॉडल है उसको माना जा रहा है, उसी पे डीपली से चर्चा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।